Okay, so all right, let's start everyone. Very quickly we will resume. So देखिए हम लोगों ने कल पार्टनरशिप का कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ा था. जैसे हम लोगों ने पहले इसमें सेक्शन याद करने होंगे. यस, याद करना होगा, कारण ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका. अगर कहीं पर भी सेक्शन नंबर है, कुछ भी आपको नंबर्स दिखता है, वो एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मली मुझे लगता है कि सेक्शन नंबर नहीं पूछना चाहिए, मगर आपको एमसीक्यू में जरूर से पूछता है. समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बस इसलिए लगता है कि सेक्शन नंबर काफ़ी हद तक बस खाली याद करने वाली चीज़ हो जाती है और कुछ नहीं होता है, मगर आपसे पूछेगा. सेक्शन नंबर 100% आपसे पूछने के चांसेस हैं, राइट? हाँ, इसके पहले भी एमसीक्यू जब होगा तो फिर पूछेगा ही पूछेगा. एमसीक्यू ही होता है आपका टेस्ट पेपर. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एमसीक्यू के अंदर में पूछेगा ही पूछेगा, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो दिया हुआ है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में. पार्टनरशिप एक्ट का भी जो ये है, ये याद रखिएगा, ईयर है 1932. ये सभी पूछ लेता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर मेन फीचर्स तो कल हम लोगों ने कर ही लिया था. अच्छा, इसमें एक मेन फीचर के अंदर में एक पॉइंट और दिया हुआ है स्टूडेंट्स. वो दिया हुआ है आपका क्या? ये आपका दिया हुआ है नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. मतलब क्या? हमारी पार्टनरशिप फर्म का हमारे पार्टनर से कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं होता. मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता. जो कि हम लोगों ने एक कंपनी में जो कि पढ़ते हैं कि कंपनी और उसके जो ओनर्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पर पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता. दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज. मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो फिर यस, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. वो उसके साथ ही चलती है, पार्टनर्स के साथ ही चलती है. इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, ओनर्स. ओनर्स सेपरेट नहीं होती है. अच्छा, राइट्स ऑफ अ पार्टनर बहुत काम का नहीं है, बट एक बार फटाफट से हम लोग इसको बस देख लेते हैं. राइट्स ऑफ अ पार्टनर में एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो. एग्रीड रेशियो में लोग कर सकते हैं. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. मतलब क्या है? जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से 2 ये चाहते हैं कि एक आदमी पार्टिसिपेट ना करे. जैसे ए बी सी है, ए बी चाहते हैं कि सी पार्टिसिपेट ना करे. क्या ए बी ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते. सी भी पार्ट लेने का हकदार है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सी भी बिजनेस के अंदर में पार्ट ले सकता है. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. ए और बी मिलकर के जो है सी को बोका समझते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? सी से कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, सी से कुछ भी बात को डिस्कस नहीं करना चाहते. क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरी पार्टनर हैज द, वो अलग चीज है, राइट? मतलब देखिए, अगर यहाँ पर एक अपने एक्ट में, अपने जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, अगर हमने उसके अंदर में लिख दिया कि यू आर जस्ट अ स्लीपिंग पार्टनर, तुम बस खाली पैसा लगाओ, जो प्रॉफिट होगा बस तुमको उसका हिस्सा मिलेगा, तो फिर इस केस में ऑब्वियस सी बात, तो उनसे नहीं कंसल्ट करेंगे, वो कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये तो सब पार्टनर्स के आम अधिकार हैं. अब इन आम अधिकारों को कम भी किया जा सकता है थ्रू पार्टनरशिप डीड. मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टनरशिप डीड बना करके हम इस अधिकार को कम भी कर सकते हैं. कुछ बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े. फिर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. हर पार्टनर के पास में अधिकार होता है कि वो कॉपी को इंस्पेक्ट कर ले, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर ले, उसका कॉपी भी ले सकता है. फिर मतलब कहने का मतलब क्या हो, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए, ए भी नहीं चाहता कि सी देखे, मगर सी के पास में अधिकार है कि वो देख सकता है, राइट? फिर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ए और बी चाहते हैं कि डी भी फर्म में आ जाए, सी नहीं चाहता. तो क्या ए और बी के चाहने से डी आ जाएगा? नहीं. अगर एक पार्टनर भी कह दिया कि डी नहीं आएगा, तो मतलब फिर डी नहीं आएगा. फिर एवरी पार्टनर हैज इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. हर पार्टनर क्या है? जॉइंट ओनर है, मतलब जॉइंटली मालिक है.
जॉइंटली मालिक होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जॉइंट मालिक, जॉइंट ओनर होने का मतलब ये होता है कि हर पार्टनर का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार है। देखिए जो भी हम लोग फर्म की प्रॉपर्टी खरीदते ना है उसमें फर्म के ओनरशिप की जगह पर कहते हैं कि पार्टनर्स आर दी ओनर्स। हु आर दी ओनर्स? पार्टनर्स आर दी ओनर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो लोन और कैपिटल में अलग अलग अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड कैपिटल? लोन रिपेबल होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल रिपेबल होता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कैपिटल का पैसा कब जाता है? वाइंडिंग अप। और लोन का पैसा जब भी फर्म बंद हो, सॉरी लोन का पैसा फिक्स टेन्योर के बाद में, राइट। इंटरेस्ट कैपिटल पर अगर जाएगा तो वो तभी जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट होगा, अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर नहीं जाएगा। मगर लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो देना ही पड़ेगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर if the partner incurs expense or makes payment on behalf of the firm he has the right to be indemnified by the firm। तो अगर एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा करता है, मान लीजिए जैसे ABC है, सी ने कोई खर्चा कर दिया, कोई पेमेंट कर दिया, अब ए और बी कह रहे हैं कि भैया ये तुमने हमसे पूछ के किया था, तो और ए और बी चाहते हैं कि सी को इसका पैसा ना मिले, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सी को आपको इंडेमनीफाई का मतलब होता है रिम्बर्स, आपको उसको रिम्बर्स करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। ए और बी नहीं चाहते हैं कि सी उनको कभी भी छोड़ करके जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए और बी नहीं चाहते हैं कि सी उनको कभी भी छोड़ करके जाए। सी फर्म से रिटायर होना चाहता है, अब सी का मन भर गया तो सी नोटिस दे करके फर्म से छोड़ करके जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक नया कंसेप्ट आया है एलएलपी का, जो कि आया था 2008 में, एलएलपी एक्ट। एलएलपी कैसे हमारी पार्टनरशिप से डिफरेंट होता है? इसके अंदर में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। एलएलपी क्या होता है? एक बॉडी कॉर्पोरेट। हाउ इज इट डिफरेंट? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। बॉडी कॉर्पोरेट बोलने से मतलब क्या हुआ कि इसका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। किसी पार्टनर के डेथ होने के बाद में भी एलएलपी कंटिन्यू होता रहेगा। पार्टनरशिप की तरह एलएलपी भी कम से कम 2 लोगों के साथ में बनता है, मगर पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। एलएलपी के अंदर में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेचर ऑफ एलएलपी देखिएगा, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। ये क्या होता है? इसकी अपनी खुद की एक पहचान होती, लीगल पहचान होती, जो कि अपने मेंबर से अलग होती है। एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट डज दैट मीन? परपेचुअल सक्सेशन, किसी भी पार्टनर के डेथ के बाद में भी एलएलपी बंद चलता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एक्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई चेंज होता है एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में, किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर कर जाता है, कोई नया आ जाता है, तो एलएलपी तभी वैसे ही चलता रहेगा, जबकि पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। एलएलपी के अंदर में अनलिमिटेड लायबिलिटी कहाँ आती है? एलएलपी के अंदर में कहाँ अनलिमिटेड आएगा? एलएलपी के अंदर में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड एंड व्हाट इज मेंट बाय लिमिटेड? इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर देंगे टू रीपे द फर्म्स लायबिलिटी। मतलब अगर फर्म की लायबिलिटी का अगर रिपेमेंट नहीं हो पाता है तो उसको रीपे करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर देंगे, मतलब उनको भी बेच देंगे। उनको बेचने से फिर जो पैसा मिलेगा उसका फिर यूज़ फिर करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। बात करें, ऐसा एलएलपी केस में नहीं होता। तो डिस्टिंक्शन देख लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट और इसका एक्ट अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के अंदर में ऑप्शनल होता है, जबकि एलएलपी के अंदर में क्या होता है? कंपल्सरी।
क्रिएशन, पार्टनरशिप क्रिएटेड होते हैं बाय एन एग्रीमेंट, जबकि एलएलपी क्रिएटेड होता है बाय, मतलब कानून के तहत बनता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं होता, मगर एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट होता है हमारा। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है? पार्टनर, सॉरी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, जबकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब किसी के भी डेथ के बाद में भी क्या पार्टनरशिप चलता रहेगा? नहीं, मगर एलएलपी चलता रहेगा। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप में। एलएलपी में अनलिमिटेड। ओनरशिप, एलएलपी में ओनर एलएलपी होता है, मगर फर्म में अभी मैंने क्लियर किया कि फर्म में ओनर पार्टनर होते हैं। कौन होता है ओनर? ये सब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट। फिर लायबिलिटी, अनलिमिटेड और एक तरफ लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एलएलपी और कंपनी में बस एलएलपी का एक्ट अलग है, कंपनी का एक्ट अलग है, ऑलमोस्ट सेम है। एलएलपी के अंदर में कम कंप्लायंसेस है, मगर उसमें पैसा रेस करना मुश्किल है। कंपनी के अंदर में पैसा रेस करना आसान है। सॉरी, नहीं, वो प्राइवेट कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में एक लिमिटेशन होता है मैक्सिमम 200 मेंबर्स में। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने कल ही देखा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हम एग्रीमेंट ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा, ये भी कल हम लोगों ने देखा था। क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होता है? एक तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है स्टूडेंट्स, वो इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है वो? मतलब जितने भी पार्टनर्स है 1:1:1, जितने ही पार्टनर्स उतना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। कितने रेट से? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे। सैलरी टू पार्टनर नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सही पार्टनर से कंसेंट पर होगा। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए मैंने जैसे भी आपने कहा ना, एक स्लीपिंग पार्टनर हमने बना दिया। ये स्लीपिंग पार्टनर जो है क्या करेगा? अगर भाई हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि यू आर अ स्लीपिंग पार्टनर, तो इस केस में ही विल नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट नहीं लेगा, उसको हम कहीं पर भी नहीं पूछेंगे। मगर अगर कोई डीड वीड ऐसा आपने नहीं बनाया है तो एवरी पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी नया पार्टनर आएगा तो फिर वो सभी पार्टनर्स की सहमति पर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर पार्टनर के पास में अधिकार होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। जैसे स्लीपिंग पार्टनर बना दिया तो वो केवल पैसा लगाए, उसका हमने कहा कि भैया आप जो है देखना ही मत, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना ही मत, आप केवल गवाही देखना। हम कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, किसको सामान बेच रहे हैं, सब आप मत देखना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लो मिथिल के 2-4 व्यापार हैं, मिथिल किसी पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर बन गया, तो ये दोनों नहीं चाहते ना कि मिथिल को पता चले कहाँ सामान खरीदते हैं, कहाँ सामान बेचते हैं, क्योंकि मिथिल फिर अपने व्यापार में इस चीज़ को यूज़ करेगा। तो इसीलिए तो स्लीपिंग पार्टनर लोग इसलिए बनाते हैं, उनको मना कर देते हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कल ही हम लोगों ने ये फॉर्मेट भी देखा था, शायद देख लिया था कल, इतना क्लियर कर लिया था कल। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। अच्छा, लॉस के समय क्या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता? नहीं बनता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, इसकी शुरुआत होती है हमारी प्रॉफिट से। कहाँ शुरुआत होती है? प्रॉफिट से। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। किस साइड लिखते हैं? जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व। ये खर्चा तो नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज इज नोन एज व्हाट? रिजर्व। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व। अच्छा, ये क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट ऑन,
ये फर्म के लिए क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आगे देखिएगा, अब जो आपका प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, यही ना। आई होप इतना सभी लोगों को क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाए ना आगे। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पीएल अकाउंट एंड पीएल। ये सब देखिए जितना थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये सब आपको मॉड्यूल में अभी मैं दूंगा, अपनी मिल जाएगा वहाँ पर, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है चीज़ों को। कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी तो फिर मैं उसको अलग से कवर अप करा दूंगा, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। तो जैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन पीएल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या अंतर होता है पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन के बीच में। तो सिंपल सी बात है, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, अपने लोग पीएल अकाउंट तो पीएल अप्रोप्रिएशन से पहले बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं। और पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाते हो आप, पीएल के बाद। तो ट्रेडिंग के बाद में पीएल बनेगा और पीएल के बाद में ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीएल अकाउंट बनाने का, नेट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करने का, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग या, तो पीएल अकाउंट के अंदर में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर चार्ज और अप्रोप्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज का मतलब क्या हुआ, जो एक्सपेंसेस विच हैव टू बी पेड, वो खर्चे जो कि हमें पे करना ही करना है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, आप उसको कहोगे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं पर भी, विच are to be paid only in case of profit। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी शायद किसी को मिला है कि नहीं मिला है नोट्स, ये वाला मिला है, नहीं मिला है, चलो मिल जाएगा। तो आप लोग एक ही कॉपी बनाइएगा अकाउंट्स की, एक कॉपी सारे सब्जेक्ट की नहीं, एक कॉपी किसकी बनाइएगा, अकाउंट्स की। बहुत मोटी कॉपी की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मली मैं 12th में कहता हूँ कि बहुत मोटी कॉपी की अपने को जरूरत है, अपने को उतना भी प्रैक्टिस नहीं करना है। आप एक कॉपी मगर बनाइएगा, मेरी अकाउंट्स की एक सेपरेट कॉपी, उसके अंदर फिर आप जनरल टेस्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर में आप इंग्लिश नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ तो वैसे भी कुछ रिटर्न में नहीं करते तो उसको नहीं करेंगे, मगर कुछ भी और उस कॉपी के अंदर में नहीं करिएगा। हर चीज़ की कॉपी अपने अलग बनाएगा। आपको देखिए क्या होता है, कई बार ये समझ लीजिएगा, आपका एक दिन में 2 या 3 पेपर भी हो जाता है और एक दिन में कभी एक ही पेपर होता है। तो आपको जो अभी हम लोग मॉड्यूल देंगे, अपना स्टडी मटेरियल देंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जो कुछ आप अलग से लिखोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके पास में कंसाइज नोट होगा जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हो। इस बार के एग्जाम्स को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जब भी होगा, हर बार तो नॉर्मली सीयूटी का एग्जाम आपका 15 मई से 30-31 मई के बीच में आ जाता है, ठीक है। आज ही एक भाई साहब का फ़ोन आया, उनको अपने बच्चे का एडमिशन, तो हमने कहा कब तक क्लास चलेंगे, हमने कहा 30 मई तक क्लास चलेंगे। उन्होंने कहा 30 मई तक आप कैसे चला लेंगे, 15 मई से 30 मई तक तो एग्जाम ही खत्म हो जाता है। हमने कहा सर इस बार चिंता मत करिए, इस बार कभी भी 1 जून के पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, होपफुली 4 जून के बाद होगा, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आ जाएगा होपफुली, मगर 1 जून के पहले तो कभी भी संभव नहीं है, 110% संभव नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली, अरे वो 1 जून कर लो या 4 जून कर लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्या चीज, किसको लगा, नहीं, मोदी जी के रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो सुनिए, पीएल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई होप इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोग को। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाता, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसकी बेसिस पर बनाया जाता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पीएल अकाउंट बनाते समय हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हमेशा ये याद रखें। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? वो इक्वल कंसेप्ट होता है बेटा, वो इक्वल कंसेप्ट होता है। वो वही चीज बोल रहा है, वो कह रहा है कि आप जब खर्चा होगा तभी रिकॉर्ड करोगे विद कैश इज पेड और नॉट, ये ना कहना चाह रहे हो? वो क्या बोल रहा है वो बताएगा ना, कि तुम लोग बताओगे, वो उसकी भावनाओं को हम सुनिए। देखिए दो कंसेप्ट है, दोनों का मतलब या आंसर सेम ही आता है। पहले समझते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है? दोनों ही आप जो है फॉलो करते हो वाइल कंप्यूटिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? क्या होता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल? तो मैचिंग प्रिंसिपल इस देखिए सिंपली ये कहता है आपको कि आप सबसे पहले अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो और रेवेन्यू से अपने खर्चों को मैच कर दो। मैच करने का मतलब उससे घटा दो, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो समझिए, पहले हम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे और उस रेवेन्यू से अपने खर्चों को घटा देंगे, मैच कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यही कौन सा प्रिंसिपल है हमारा? मैचिंग प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैचिंग प्रिंसिपल का इंपैक्ट मैं समझाऊं क्या होता है। देखो मैचिंग प्रिंसिपल का हमारा इंपैक्ट ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप समझिए कि मान लीजिए अगर मैंने पेन बनाया, मैंने 15 पेन बनाया, एक पेन बनाने का मेरा खर्चा था 10 रुपये, ठीक है? तो 15 पेन बनाए मतलब खर्चा तो 150 हो गया, मगर हमने केवल 10 ही पेन बेचा और हमने बेचा था 15 रुपए का। 10 पेन हमने कितने का बेचा? 15। तो रेवेन्यू मेरा कितना है? 10 × 15 150। अब आप खर्चा 15 पेन का नहीं लोगे, 10 पेन का लोगे, तो फिर 10 × 10 100, तो 150 में से 100 चला गया, 50 रुपये आपका प्रॉफिट। ये होता है क्या? मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है आपका? एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्यूरल कंसेप्ट आपका ये कहता है कि एन एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेनेवर इट इज इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज पेड और नॉट। मतलब आपने उसका कैश पे किया है कि नहीं किया है उससे मतलब नहीं है, ये आपका होता है एक्यूरल कंसेप्ट। सिमिलरली इनकम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेनेवर इट इज अर्न्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज पेड फॉर देम। तो इनकम को हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेनेवर इट इज, जब अपने को मिले, ना कि जब हम लोगों ने उसके लिए, मतलब इनकम को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने उसको अर्न कर लिया। अर्न करने का मतलब जैसे मैंने सामान जब उसको बेच दिया, ना कि तब जब हम उसके लिए कैश रिसीव कर ले, उससे कोई मतलब नहीं होता। आई होप इतना क्लियर है। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि अपने से मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है ये तो नहीं पूछेगा, मगर ये जरूर से पूछ सकता है कि आपका पीएल अकाउंट किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। तो आपका पीएल अकाउंट बेस्ड होता है मैचिंग प्रिंसिपल पर। किस पर बेस्ड होता है? मैचिंग प्रिंसिपल पर। जबकि आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं होता है। देखो एक बार, ठीक है, तो फिर आगे की बात करें। आगे आ जाए। पहले इधर पढ़ लेते हैं, फिर आगे उसको देख लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए मैनेजर्स कमीशन। अच्छा सुनिए, मैनेजर्स कमीशन याद रखिएगा, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बात समझ में रखनी। मैनेजर कमीशन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो फिर ये पीएल में रिकॉर्ड होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, आपको मैनेजर कमीशन दो तरीके से बोल सकता है। एक बोल सकता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और कह सकता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो कमीशन सिंपल अगर हम लोग यहां पर लिखें, अगर आपको वर्ड लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन,
इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा, मतलब कमीशन जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। और अगर यहीं पर लिखता है आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हुआ हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए इसको नोट कर लीजिए, और मैं कल से चेक भी करूंगा जब भी मेरी अगली क्लास होगी कि आप लोग के पास में एक सेपरेट कॉपी मेरी है कि नहीं है। आपकी जो अभी तक 9वीं वाली कॉपी है वो अपनी 9वीं वाली कॉपी को इस्तेमाल कर रहा है, जो क्लास 9 की कॉपी उसका यूज अब नहीं करना है। सर श्रेष्ठ के सर श्रेष्ठ ना, हम कंफ्यूज करते हैं। तुम दोस्त के साथ कब जा रहे हो? ले लियो, चलो ठीक है। नोट कर लिया बरू? ठीक है, आगे बढ़ें। राइट, सो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। देखिए जैसे कमीशन के केस में आपको अगर कहता है कि अपने को पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो फिर वो पीएल अकाउंट में नहीं आएगा, फिर वो किस में आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। जो आपसे सबसे उलझा हुआ सवाल जो कि पूछ सकता ना है, वो पार्टनर्स कमीशन के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। उलझा हुआ का मतलब ये है कि देखिए आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये होता है कि हम इसको घटाने के बाद की बात कर रहे हैं। किसको? मतलब जो कमीशन है उसको घटाने की बात कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एक लॉजिक समझिएगा, आप लोगों को ये और क्लैरिटी हो जाएगा कंसेप्चुअली कि आप मैं क्या बता रहा हूं, और फिर आपको कैसा भी सवाल आएगा तो फिर लोग समझ जाएंगे कि नहीं हमको इसमें क्या करना है। जैसे सपोज करिए कि एक फर्म है, उसका नेट प्रॉफिट है 1,10,000। क्या है? 1,10,000, ठीक है। अपने को कमीशन देना था इसको 10% का। अब यहां पर कह दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्या कह दिया? तो फिर आप क्या करोगे, 1,10,000 इंटू 10/100। मगर अगर आपको लिख दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर आप कैसे करोगे, 1,10,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यही ना करते हो आप? कितना आएगा ये आपका? 10,000। अब एक चीज एनालाइज करो, देखो बिफोर का मतलब तो जैसे क्लियर है कि हमने इस कमीशन को नहीं घटा, 1,10,000 माइनस मतलब कुछ किया नहीं था, 1,10,000 पर दीजिए सिंपल। आफ्टर का मतलब देखो यहां पर समझोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 1,10,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट था, इसमें से कमीशन घटाओ 10,000, कितना बचा? 1,00,000। कितना बचा? 1,00,000 का 10%, 10,000। नहीं समझ में? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है कि अपने नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटाओ, जो नेट प्रॉफिट जो फिर बचेगा उसका 10%। मैंने इसका डेरिवेशन भी क्लास 12 पर सिखाते, थोड़ा सा मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर है, कभी अगर इच्छा करेगी तो फिर देख लीजिएगा, नहीं इच्छा करेगी तो मत देखिएगा। मगर इसके पीछे का एक लॉजिक जरूर समझ लीजिए। लॉजिक क्या है
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप अपने नेट प्रॉफिट में से कमीशन को घटाओ और जो बचेगा उसका 10% फिर देना है। तो जैसे 1,10,000 में से हमने 10,000 घटाया, जो बचा उसका फिर 10% फिर दे दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही ना मतलब, समझ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए आफ्टर के साथ में ना हमसे बहुत सारे चीज़ों में खेल सकता है। जैसे हमसे कह सकता है कि आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सच कमीशन, या मान लो तुमको केवल इतना ही देता है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जो भी पार्टनर की सैलरी होगी आप वो घटाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आएगा वो घटाओगे। मगर मैंने ये नहीं बोला था कि एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या मैंने ये वर्ड यूज किया? नहीं। तो आप क्या क्या केवल घटाओगे? सैलरी घटाओगे, इंटरेस्ट घटाओगे, जो अमाउंट आएगा उसका 10/100 कर दोगे। बोलो ठीक है। तो फिर आगे की बात करें। मान लो कि अगर पार्टनर की सैलरी है 20,000, इंटरेस्ट है 10,000, तो इस 1,00,000 या 1,10,000 में से जो भी है 1,10,000 में से अपने लोग इतना घटा देंगे, फिर जो आएगा उसका 10/100 कर देंगे। आई होप एकदम सिंपल है, समझ में आ गया? तो फिर बोलो यस, आगे की बात कर सकते हैं। पक्का? आफ्टर, अगर मान लो अगर यहीं पर लिख देता कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब क्या रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर इस केस में आप लोग क्या करोगे? आप इस प्रॉफिट में से क्या क्या घटाओगे? सैलरी, इंटरेस्ट, फिर जो बचेगा उसमें क्या करोगे? इंटू 10/110। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको ये आपको गौर करना पड़ेगा यहां पर आपको क्या कैसे निकाल करके दे रहे। देखो आपको पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बोलेगा बनाने के लिए, आपसे यही एक टॉपिक एक सवाल अलग से पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कंप्यूट पार्टनर्स कमीशन। पूरा एक क्वेश्चन बना करके दे देगा और केवल आपसे क्या पूछेगा? कंप्यूट पार्टनर्स कमीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन यू हैव टू कंप्यूट द पार्टनर्स कमीशन। बोलो ठीक है। तो फिर आगे की बात करें। बात क्लियर हो रहा है? यस, आगे बढ़े। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ना कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल कि एक फर्म का प्रॉफिट था, मान लीजिए 1,00,000 रुपए ले लेते हैं, चलो छोड़ो। एक फर्म का प्रॉफिट है 1,00,000, ठीक है। उसके दो पार्टनर है ए और बी। इसको ए को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और बी को भी कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ये एक सेकंड, इसमें भी लिख देता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सवाल समझ रहे हैं क्या है? आपको क्या दिया? नेट प्रॉफिट कितना दिया? 1,00,000। क्या कह रहा है? ए को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और बी को क्या देना है आपको? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जब ए का जब बात जब करेंगे तो ए के लिए आप जब निकालोगे तो फिर 1,00,000 इंटू 5/105 सच कमीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है ये एक बार निकालते हैं। अगेन मैं बोल दूं, ऐसे पॉइंट वाले सवाल आपको नहीं आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। अभी तो मैं अपने आप से सवाल फ्रेम कर रहा हूं तो इसलिए आपको पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कमिंग 4762। कितना आ रहा है आपका? 4762। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्या कह रहा था?
ए का जो कमीशन है वो कैसा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बी का कमीशन कैसा होगा, इस 1 लाख में से 4762 भी घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल कमीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग। तो ए का कमीशन जो आ रहा है वो भी घटाएंगे, और बी का घटाने के लिए क्या करोगे, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कुछ बात समझ में आ रहा है? यस ही, हाँ वही यसी की सिस्टर, यसी थोड़ी ना बैठी क्लास में, हमको पता है। ठीक है, क्लियर है? बोलिए आगे बात करें, पक्का स्वानी आ रहा है तुमको? स्वानी ना, तो देखिए ए का कमीशन पहले घटाएं, मतलब ए का कमीशन पहले निकालें, क्योंकि उसका लिखा हुआ था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और बी में क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर चार्जिंग। तो बी का जो कमीशन निकालेंगे उसमें ए का कमीशन घटा देंगे, जो फिर बच करके आएगा उसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ये क्लियर हो रहा है? ये एक एग्जाम्पल आप लोग अपने किताब अपने उसमें नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, जितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हो गया फ्रेंड्स? चलो एक छोटा सा चीज़ और नोट करते हैं, फिर उसके एंड करते हैं। यहाँ पर एक और चीज मान लीजिए, इसी के अंदर में आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 1,15,000, ए का कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, और बी का भी है क्या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर
charging all such commission। अब यहां पर ए का कमीशन निकालो और बी का कमीशन निकालो। कैसे निकालो? ए का कमीशन 15,000, कैसे निकाल रहे हैं? देखिए 1,15,000 इंटू रेट अपॉन, अब 100 प्लस क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है ना, तो 5 प्लस 10 कर दो, मतलब 15। ठीक है, और फिर बी का कमीशन क्या है, 1,15,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट विच इज अगेन 15। ये कितना आ जाएगा 10,000 और ये कितना आ जाएगा 5,000। ये नोट कर लीजिए आप लोग, राइट। तो कमीशन के जो सबसे टिपिकल चीज़ें हो सकती हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सॉरी, कर दो, वही आएगा। तुम इसकी जगह पर ऐसे निकालना चाह रहे हो, 1,00,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन है ना, तो 1,15,000 इंटू रेट, सॉरी 1,15,000 माइनस 5,000, ऊपर वाले का निकाल लिया था एक हम लोगों ने, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस अब खुद का रेट, क्योंकि उसका कमीशन ऑलरेडी माइनस हो गया है, ए का कमीशन ऑलरेडी, तो फिर 100 प्लस 15 नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, तो ये आपका 100 प्लस 10 ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब ये देखो कितना आ रहा है, 110, 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110, ये कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है?